वीडियो चेक करो थोड़ा सा सतीश। देखो देखो हमें लगता है पब्लिक हो गई। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हैं। जल्दी से बताएं आप लोग, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, ओके है? किसी प्रकार की कोई परेशानी समस्या तो नहीं है आपको? चलो ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ ओके है? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है तो वीडियो को शुरू किया जाए आज के लेक्चर को, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा हम लोगों का बड़ा भी होने वाला है। कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक महत्व कीट के बारे में। आर्थिक महत्व कीटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारे आर्थिक महत्व के जो कीट आते हैं, इनमें हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में। ठीक है, इनमें भी हम आज मधुमक्खी वाला जो चैप्टर है वो पूरा करने वाले हैं, मधुमक्खी जो। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी तबीयत बीच में खराब हो गई थी कल। उस दिन जो आपकी बागवानी वाली क्लास ली थी ना रात में, उसी दिन तबीयत तो मेरी उसी दिन खराब थी ज़्यादा, बट उसको मैं कवर करने के बाद जो है कल आपका कुछ नहीं कर पाया। अब थोड़ा नॉर्मल है, क्योंकि वो मौसम चेंज हो रहा है, चक्कर से ना जुकाम बुखार भी आ रहे हैं। दूसरी चीज़ थोड़ा सा वीडियोस वगैरह कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो इससे थोड़ा तनाव भी ज़्यादा था। स्ट्रेस की वजह से भी थोड़ा दिक्कत आ रही थी। चलो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो समझो पहले यहाँ पर अगर बात करें हम आर्थिक महत्व, क्या है आर्थिक महत्व के कीट। अब आप लोग तो हम ही लोग जनरली हम लोग क्या जानते हैं भैया, जो कीट है क्या, कीट के हमारे फायदे के लिए होते हैं। जो इंसेक्ट है क्या उनसे मुझे फायदा मिलेगा? भाई ये बताओ, धान में कीट लग जाता है, गेहूं में कीट लग जाता है, पूरी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, फलों में कीट लग जाते हैं, पूरी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, खाने योग्य नहीं रखते। लेकिन फिर भी कुछ हमारे ऐसे कीट हैं जो कि हमें लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। उनसे हमें लाभ होता है, उनसे हम पैसे कमा सकते हैं, उनसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। तो ऐसे कीटों को हम आर्थिक महत्व का कीट कहते हैं, जिनसे हम बिजनेस कर सके, जिनसे हम पैसा कमा सके, जिनसे हम अच्छी आमदनी कमा सके लगातार। ठीक है, तो ऐसे कीटों को हम आर्थिक महत्व के कीट कहते हैं। क्या? आर्थिक महत्व के कीट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आर्थिक महत्व कीट क्यों कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि भैया जिन कीटों की मदद से, जिनकी सहायता से हमें किसी ना किसी तरीके से हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई ना कोई जरिया बन जाता है। जैसे कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी में क्या होगा, मधुमक्खी क्या लगाएगी, शहद लगाएगी। उस शहद को बेचकर हमें पैसे मिलेंगे, तो वो भी हमारे लिए लाभदायक कीट हुआ। इसी प्रकार से रेशम है, रेशम कीट है, वो क्या करेगा, वो फैब्रिक बनाएगा। क्या बनाएगा? वो जो रेशम के कपड़े नहीं आते हैं, उसकी फैब्रिक जो बनती है वो रेशम कीट से बनती है, तो फैब्रिक बनाने का काम करेगा। ठीक है, रेशम के धागे कह लो एक प्रकार से, तो उसका काम करता है रेशम कीट। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए आर्थिक महत्व कीट हुए। इसी प्रकार से लाख, लाख का जो कीट होता है, आप लोग ने देखा होगा कि जब शादी बारात होती है उसमें तेल पड़ते हैं। जब तेल पूजन होता है उसमें क्या होता है कि शिल्प शिल्प उहे जाते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, जैसे तेल पूजन होता है उसमें शिल्प उहे जाते हैं। उसमें जो लेडीज होती हैं, शिल्प होने के टाइम पर एक अजीब प्रकार का जो है कंगन पहनती है अपने हाथों में। एक अजीब प्रकार का रेड कलर का कंगन पहनती हैं उसी दिन, सिर्फ उसी दिन। वो कंगन किसका बना होता है, वो कंगन किसका बना होता है, वो लाख का बना होता है, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का होता है। तो वो कीट कैसा है, वो भी हमारे लिए आर्थिक महत्व का कीट है। क्योंकि अगर वो कीट ना होता तो वहां से वो उसको तैयार कैसे करते हम लोग कंगन, और कंगन तैयार किए, उसके बाद मार्केट में सेल हो रहा है और बिक रहा है, उससे जो बनाने वाला है, जो इसकी प्रोडक्शन करने वाला है, उसको लाभ हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।
तो हम इसके लिए इसको कह सकते हैं ये हमारे लिए आर्थिक महत्व के कीट है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक आपकी कंप्लीट हुई कि भैया आर्थिक महत्व के कीट हम क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों इनका आर्थिक महत्व है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि भैया हम मधुमक्खी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा मधुमक्खी। ठीक है, हमारे जो अपने सिलेबस में है तो एक तो मधुमक्खी है आपका, एक आपका रेशम कीट है, जो कि आपके कैसे हैं, जो कि आपके आर्थिक महत्व के कीट है, जो कि आपके आर्थिक महत्व के कीट है। एक मधुमक्खी, एक आपका रेशम कीट। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में, इसको समझते हैं क्या है। तो भैया मधुमक्खी के बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, मधुमक्खियों में अगर बात करें हम तो मधुमक्खियों में उच्च श्रेणी सामाजिकता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, सामाजिकता। सामाजिकता जो शब्द आया है इसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। सामाजिकता, ठीक है, सामाजिकता का मतलब है जैसे हम एक समाज में रहते हैं, कैसे हम एक समाज में रहते हैं जहां पर पेरेंट्स होते हैं, बड़े मम्मी होती हैं, सब लोग पास पड़ोस में लोग होते हैं, एक मतलब कि कम्युनिटी है, सभी के काम बटे होते हैं कि ये काम करेगा, ये दूसरा काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक समाज के रूप में, मतलब कि उनकी जो कॉलोनी होती है उसमें अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सामाजिक, जैसे समाज के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे मधुमक्खी है, जो हमारी मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खियों में जैसे वो छत्ता लगा होता है, क्या ऐसे वो क्या लगाते हैं, डाल पर क्या लगाता है, ऐसे छत्ता लगता है। अब वो छत्ता जो होता है उसके अंदर जाए, छत्ते के अंदर कुछ होते हैं नर होते हैं, क्या कुछ नर होते हैं, कुछ मादा, जो रानी मक्खी होती है, कौन सी, रानी यानी कि मादा। ठीक है, और कुछ श्रमिक होते हैं, क्या श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं, श्रमिक, श्रमिक। ठीक है, राजा रानी और श्रमिक ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। तो इसमें क्या है, हमेशा उनका जो है समाज बटा हुआ है, उनके जो ग्रुप हैं वो बटे हुए हैं कि भैया एक तो रानी है, एक राजा होगा, एक श्रमिक होगा, सबके कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सामाजिक, सामाजिकता या फिर सामाजिक कीट। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखिए सामाजिक कीट के, ठीक है, तब वहां पर आप क्या लिखोगे, तो भैया सामाजिक कीट में हमारा मधुमक्खी आता है और हमारा क्या आएगा, दीमक आएगा, जो कि समाज बना के रखते हैं। क्या, एक समाज की इनकी जो पूरी कम्युनिटी होती है, जो छत्ता होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो कार्य करते हैं, ऐसे समझ सकते हो। इसे बोलते हैं सामाजिकता, जैसे कि समाज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये समाज बनाकर रहती है, इनके एक समाज में देखो, अगर इनका एक समाज है उसमें कौन कौन रहेगा, तो रानी मक्खी होती है, नर मच्छिकाएं होती है जिसे हम ड्रोन कहते हैं, ड्रोन कहते हैं, श्रमिक मच्छिका होती है, मच्छिका यानी कि मधुमक्खी, ठीक है, रहती हैं। ये सभी क्या है, ये समाज के हिस्से हैं, ये क्या है, समाज के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट देखो, आजकल मधुमक्खिका पालन या एपीकल्चर, जो मधुमक्खी का पालन होता है जिसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक उद्योग के रूप में अत्यधिक लाभकार एवं लोकप्रिय है। आजकल तुम देखो तो मधुमक्खी का पालन बहुत चल रहा है। पहले क्या होता था, मधुमक्खी का पालन नहीं होता था, ऐसे ही जंगलों में जहां पर भी लगी होती थे वहां से लोग शहद निकाल लाते थे, ठीक है, आराम से मार्केट में बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, इसको एज अ व्यवसाय, एज अ बिजनेस लोग यूज कर रहे हैं, मधुमक्खी का पालन करके। ठीक है, मधुमक्खी को पालन करते हैं। ठीक है, चलो अब अगर बात करें इसके वर्गीकरण की, बीच में अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज थम्स अप करते जाइएगा। ठीक है, चलिए बताएं वर्गीकरण, वर्गीकरण की अगर बात करें तो इसका वर्गीकरण कैसे करोगे। ठीक है, वर्गीकरण तो भैया जगत इसका एनिमीलिया है, कौन सा जगत है, एनीमेलिया जगत है इसका। संघ इसका आर्थ्रोपोडा है। जितने भी कीट आते हैं, जितने भी आपको देख रहे हो धरती पे कीट है, वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ से आते हैं। आर्थ्रोपोडा जो संघ है सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब इतने सारे कीट आएंगे इसके अंदर तो कितनी प्रजातियां होंगी तुम ही सोचो, है बस ही नहीं। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी जो है प्रजातियां पाई जाती है कीटों की। ठीक है, इनमें से बात करें तो वर्ग इसका आता है कीट, वर्ग क्या आता है, इंसेक्टा अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कीट कहते हैं। वर्ग इसका कीट आता है। वंश की बात करें तो एपिस इसका वंश है, जाति इसकी इंडिकस है, क्या है, जाति इसकी इंडिकस है। हालांकि अलग अलग प्रकार की भी मधुमक्खियां पाई जाती हैं। ठीक है,
एक इससे बड़ी साइज की होती है, लेकिन अपने यहाँ जो छोटी है, आप लोग देखे होंगे एक छोटी वाली होती है, एक बड़ी वाली होती है, ठीक है? जिसे छोटी वाली को भुनगा कह देते हैं हम लोग, ठीक है? हमारे यहाँ उसको भुनगा कहते हैं। अब भाई अपने-अपने एरिया की बात अलग है कि कोई पश्चिम यूपी से होगा, उसके यहाँ कुछ और बोला जाता है उसको, ठीक है? कोई पूर्वांचल साइड का होगा, कोई बुंदेलखंड क्षेत्र का होगा और हम जो है वो मध्य क्षेत्र से हैं, लखनऊ से, तो भाई हमारा थोड़ा-सा अलग ही रहेगा। ठीक है? ठीक है, अब देखो, तो ये क्या है? तो वंश है एपिस, जाति क्या है? इंडिका, ठीक है? तो एपिस इंडिका इसका नेम हो गया, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटी वाली होती है जो अपने यहाँ इंडिया में है, वो छोटी वाली है। छोटी वाली को इंडिया वाली कहते हैं। जो बड़ी वाली होती है उसे एपिस डॉर्सेटा कहते हैं, ठीक है? जो बड़ी होती है, जिसे सारंग कहते हैं, क्या? सारस, हाँ, सारंग कहते हैं, सारंग, ठीक है? सारंग कहते हैं। चलो, अब आते हैं भैया अपना जीवन चक्र। अब आता है जीवन चक्र कैसे हमें कवर करना है। जीवन चक्र, तो जीवन चक्र हम लोग समझते हैं। जीवन चक्र मैं पहले आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं, बस आप सुनते जाइएगा। अगर आप स्टोरी के तरीके से सुन लोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे कि मेरे गुरुजी पढ़ाते थे जब, तो मैं भी स्टोरी के माध्यम से समझाया था, उसी प्रकार से मैं भी आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी कोशिश है आप लोगों के लिए बस, ठीक है? तो भैया सबसे पहले बात कर लो कि इसमें कौन-कौन से स्टेप होते हैं। तो भैया पहला स्टेप होता है इसमें मैथुनी उड़ान। पहला स्टेप होता है इसमें मैथुनी उड़ान होता है, पहला स्टेप, ठीक है? दूसरा स्टेप आता है भैया इसमें अंडारोपण। तीसरा आता है भैया इसमें प्यूपा, और है इसमें कीट, ठीक है? आप समझो। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब इसका ये निकल के आ रहा है भैया कि मैथुनी उड़ान जिसका जीवन चक्र कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कब कौन सा मौसम होता है भैया? गर्मी का समय होता है। कौन सा मौसम? गर्मी का समय होता है एक, ठीक है? गर्मी का मौसम होता है, वही मान के चलो फरवरी का मौसम होता है, फरवरी मार्च का, ठीक है? फरवरी मार्च का बहुत बढ़िया वाला मौसम होता है। उस मौसम में सवेरे सवेरे किसी दिन सवेरे सवेरे एक कुंवारी रानी, कौन सी? एक कुंवारी रानी। कौन सी कुंवारी रानी भैया? आपको पता है ना, छत्ता है, एक छत्ता है ये। अब इसके अंदर क्या है? नर भी है और क्या है? मादा भी है। मादा यानी कि रानी मक्खी, मादा यानी कि रानी है, ठीक है? रानी मक्खी। और क्या? श्रमिक है, श्रमिक। अब किसी दिन जो है, किसी दिन जो गर्मी का मौसम होगा और किसी दिन सवेरे सवेरे, कब? सवेरे सवेरे क्या होगा? रानी मक्खी का मूड बनेगा। क्या बनेगा? मूड बनेगा। वो निकल लेगी। कुंवारी रानी जो है, रानी मक्खी, वो हाइव से यानी कि छत्ते से बाहर की तरफ निकलेगी और क्या करेगी? और उड़ान भरेगी। उड़ान भरने का मतलब है कि ऊपर की तरफ उड़ती जाएगी। कहाँ पर? ऊपर की तरफ, यानी कि बादलों को ऊपर, ठीक है? ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करेगी और सीधी नहीं जाएगी, समझ लेना। हमेशा वो मधुमक्खी क्या आएगी? जैसे कि ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती जाएगी ऐसे से, ठीक है? ऊपर की तरफ उड़ती हुई जाएगी। अब इसी को बोलते हैं मैथुनी उड़ान। इसको क्या बोलते हैं? मैथुनी उड़ान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये उड़ती हुई ऊपर जा रही है, इसके साथ में कुछ नर भी जा रहे हैं। एक तो भैया रानी मक्खी गई है, साथ में अपने साथ जो इनके साथी बराती थे ना, नर यानी कि ड्रोन, ड्रोन को भी अपने साथ लेकर जाती है ऊपर तक, ठीक है? अब जाती है, भाई नर को कोई पकड़ के थोड़ी ले जाएगा, क्योंकि भाई रानी है ये, और रानी क्या है? इसका मूड है। तो ये सुबह-सुबह निकली और मैथुनी उड़ान की मूड है। क्या है इसका मूड? क्या है? मैथुनी उड़ान है। मतलब कि इसका रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है? सेक्स करना है। समझ में आई बात? तो ये देखो, जो नर है ये ड्रोन जिसे बोलेंगे, और रानी मक्खी ये ऊपर की तरफ उड़ती हुई जाएगी। ऊपर की तरफ जैसे उड़ती हुई जाएगी, ठीक है? अब कुछ जो नर है, ड्रोन है, इसका पीछा करते हुए ऊपर तक जाएँगे। अब देखो, अब होता है इसमें ये खेला हो जाता है भैया, रानी मक्खी होती है बहुत ताकतवर। क्या होती है? बहुत ताकतवर होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है ऊपर उड़ने की। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है ऊपर तक उड़ने की। लेकिन हमारे जो नर होते हैं कमज़ोर, ठीक है? तो वो सक्सेस ज़्यादा नहीं होते। अब सोचो रानी मक्खी क्या है? रानी मक्खी कोई एक है, ये रानी मक्खी है और नर इसके पीछे कितने उड़ रहे हैं? नर इसके पीछे कई सारे उड़ रहे हैं। ये देखो नर आ रहा है इसके पीछे, ये नर उड़ रहा है इसके साथ ही साथ, ऐसे। अब लेकिन बात है रानी मक्खी उड़ती ही जाती है। जो नर यानी कि जो ड्रोन हमारा है, वो लास्ट में बचता है। लास्ट में जो बचता है, लास्ट में अकेला,
बाकी सब मर जाते, मतलब कि थक जाते हैं तो नीचे तरफ लौट जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है उनको। लेकिन जो लास्ट में बचता है ऐसा नर, ठीक है, कोई एक लास्ट में बचेगा जो कि क्या करेगा, उसके साथ, अब मान लो यही हो गया ना कि जो जीता वही सिकंदर वाली बात है, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जो ऊपर तक सबसे पहले जाएगा, इसके साथ साथ जितनी ऊपर एक रानी जाएगी उतना ऊपर जाएगा कोई भी नर, उसी के साथ तो क्या होगा, उसी के साथ इसका मैथुन क्रिया होगी, क्या होगी, मैथुन क्रिया होगी, ठीक है। मैथुन क्रिया जब होती है उसी के समय क्या होगा, इसके जो शुक्राणु होंगे, जो नर के शुक्राणु होंगे, इस जो रानी मक्खी है इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, इसके जो रानी मक्खी के जो अंडाणु होंगे वो क्या होंगे, निषेचित हो जाएंगे ऊपर हवा में ही। ये सारी प्रोसेस आपकी कहाँ चल रही है, हवा में ही सारी प्रोसेस चल रही है, समझ लो पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी हवा में चल रही है। समझ में आता रहे, थम्स अप करते रहना, बस स्टोरी आप सुनो बस, ठीक है। ऊपर क्या होगा, हवा में ही पूरी स्टोरी इसकी चलती रहेगी, यानी कि हवा में इसका पूरी मैथुन क्रिया हवा में कंप्लीट हो जाती है, हवा में ही कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके जो शुक्राणु थे वो जो है रानी मक्खी के अंडाणु को निषेचित कर देते हैं, ठीक है, एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज जब कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या खेला होता है, रानी मक्खी है बहुत होशियार, अब क्या करेगी, अब या तो ये भैया अपने आप मर जाता है, या तो जो नर होता है एक तो ऊपर गया इतनी ऊंचे, ठीक है, ऊपर ऊंचाई तक गया, थक गया ऐसे ही, ऊपर से मैथुन भी कर लिया और थक गया, अब क्या होगा, वो या तो वो डेड हो जाता है, खुद ही मर जाता है, अगर नहीं मरता है तो रानी मक्खी खुद मार देती है, क्या, रानी मक्खी खुद मार देती है, ठीक है। तो ये चीज, तो यहां से क्या हुआ भैया, जितने भी गए थे एक ने निषेचन किया, बाकी सब मर गए थे, उसके बाद जो बचा था, जो जिसने निषेचन किया वो भी मर गया या फिर मार दिया गया, ठीक है। अब क्या करेगी रानी मक्खी जो है वो सीधा अब यहां से क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर निषेचन हो गया है, अब रानी मक्खी आएगी, सीधा आएगी और सीधा अपने छत्ते के अंदर चली जाएगी, कहाँ, छत्ते के अंदर चली जाएगी, ठीक है, वही छत्ते के अंदर चली जाएगी और चुपचाप उसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, चुपचाप अंदर ही रहेगी, बाहर वो नहीं निकलती है, ठीक है। देखो भैया ये इनका चक्र है, अब ये क्यों करते हैं इसके पीछे नहीं कारण है कोई, ठीक है, ऐसा प्रोसेस में होता है, ठीक है। मान लो कि ये कीट किसी को पढ़ रहे हो कि हाँ इसके बारे में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, अब वो क्यों करते हैं यहाँ पर, ये बाकी नर को क्यों मार देती है, अब इसके पीछे में कोई रीजनल फैक्ट नहीं है कोई, अगर फैक्ट होता तो मैं जरूर बताता आपको, ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये होता है, अब ये जाएगी इसके अंदर ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब क्या है, एग आ चुके, एग जो है फर्टिलाइज हो चुके हैं, अब जो ये एग इसके अंदर हो चुके हैं, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है अंडे देना स्टार्ट करेगी, लगभग 3 से 4 दिन बाद अंडे देना स्टार्ट करेगी। अब इसके अंदर क्या थे, एक तो नर जहाँ रहते थे नर कोष्टक थे, जहाँ श्रमिक रहते थे वहाँ श्रमिक कोष्टक थे, ठीक है, जहाँ पर रानी मक्खी रहती थी यानी शाही कोष्टक थे, ठीक है, रानी मक्खी यानी कि शाही कोष्टक थे, ठीक है। अब उनके अंदर क्या करेगा, इनके अंदर सभी में अंडे देते हुए रख जाएगी, इन सभी में अंडे देगी, ठीक है, जो रानी मक्खी है वो सभी में अंडे देगी, ठीक है। जब अंडे ये दे देगी, अंडे देने के बाद, अंडे देने के बाद क्या होगा, अब इनसे क्या होगा, एक डिंबक निकलेगा, क्या, लार्वा विकसित होगा, क्या, एक लार्वा विकसित होगा। और खास बात यहाँ पर यह होती है कि जब जब जो शाही कोष्टक में होते हैं, जो शाही कोष्टक के अंदर होने वाले अंडे होते हैं, उनको खास तरीके की एक जेली खिलाई जाती है, ठीक है, जिसे रॉयल जेली कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉयल जेली। ये किनको मिलती है, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो शाही कोष्टक के अंदर होते हैं, शाही कोष्टक के अंदर जो अंडे होते हैं उनसे निकले हुए जो लार्वे होते हैं उनको रॉयल जेली दी जाती है, रॉयल जेली दी जाती है, जिससे कि वो सुंदर सुंदर रानियां बनती हैं, क्या, रानियां बनती है। ये सब कर कौन रहा है, ये सब श्रमिक करेंगे, कौन करेगा, श्रमिक, ठीक है। ये सब काम करने का काम किसका है, इनकी लालन पालन यानी कि इनका पोषण करना, ठीक है, इनको रख रखाव करना, ये सारा काम श्रमिक का है। रानी मक्खी का काम इतना भी है, बस वो निषेचन करेगी और अंडे को जो है सभी कोष्ठकों में दे देगी, ठीक है, बस इसके बाद इसका काम नहीं है, श्रमिक जो है इस पूरी देख रेख इसकी करते हैं, ठीक है। और जो शाही कोष्ठक होता है उसके अंदर जो अंडे होते हैं, जो डिंबक निकलेंगे उससे लार्वे निकलेंगे, उनको जो है रॉयल जेली खिलाने का काम कौन करेगा, श्रमिक करते हैं, ठीक है। अब ये जो रॉयल जेली जो खा लेते हैं तो ये क्या होते हैं, जो जो रॉयल जेली खाते हैं उनसे निकलती है सुंदर सुंदर नारियां, ये सुंदर सुंदर नारियां नहीं भाई, रानियां, ठीक है, सुंदर सुंदर रानियां, ठीक है, तो वो निकलेंगी। और बाकी जैसे श्रमिक वगैरह हैं ये सभी जो है
अनिषेचित होते हैं। कैसे? ये वो अंडे होते हैं जो कि निषेचित नहीं होते हैं, ठीक है, यानी जो फर्टिलाइज होने से वंचित रह जाते हैं, जहां तक नर के शुक्राणु नहीं पहुंचते उन अंडों में, वैसे होते हैं, उनसे ये सभी बन जाते हैं, ड्रोन और श्रमिक बनते हैं सब। ठीक है, चले आगे। चलो, अब ये पूरी स्टोरी आपको सुनना है यहाँ तक कि भैया रॉयल जेली हो गई और नई जो है रानी बनकर तैयार हुई। अब जो नई रानी बनकर तैयार होगी, जो नई रानी बनकर तैयार हुई है, अब वो रानी क्या करेगी? जो नई रानी बनी है वो रानी अब क्या होगी? अब वहां पर जैसे कि ये देखो, जहां पर तो कई सारे अंडे होंगे, कई सारी यहाँ पर सुंदर सुंदर रानियां बनी है। अब इनमें से भी जो सबसे पहले रानी बनेगी, वो रानी क्या करेगी? बाकी रानियों को मार देगी। यहाँ पर भी कई सारी रानियां होंगी ना, जो रॉयल जेली खाई होंगी। अब इनमें से जो सबसे पहले विकसित हो जाएगी, वो बाकियों को मार देती है, डंग मारकर, एक दूसरे को डंग मारकर मार देती है। ठीक है, अब बची कौन सी? अब पूरे पूरे छत्ते में एक रानी बचती है। कौन सी? एक रानी बचती है नई, एक पुरानी, जो पुरानी वाली थी, और ये जो नई बनी है वो रहती है। अब भैया जब नई रानी बन जाएगी तो पुरानी रानी का क्या होगा? वो भैया कुछ क्या करेगी? कुछ रानियों, कुछ है अपने साथ नर को ले लेगी, कुछ श्रमिकों को ले लेगी, और अपने ये वाले छत्ते को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाएगी, वहां पर अपना छत्ता बनाएगी, वहां पर जो है अपना नया छत्ता बनाने की कोशिश करती है, नया छत्ता बनाती है। ठीक है, तब जाके जो जो पुराना छत्ता होता है उस पर अधिकार हो जाता है नई रानी का, उस पर अधिकार नई रानी का हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता रहता है। अब क्या होगा? अब जो नई रानी है यहाँ की, अब वो फिर जब नया मौसम आएगा, गर्मी, वही गर्मी का मौसम आएगा, और फिर ये कुंवारी है, ये भाई नई बनी हुई है, अभी तक निषेचन तो किया नहीं एक बार भी, ये नई है, कुंवारी है। अब ये फिर जो है फरवरी में क्या होगा? फिर जो है ये मैथुनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस, इसका पूरा चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने ओवरऑल एक आइडिया सिर्फ आपको दिया है, रफली आइडिया दिया है कि कैसे कैसे पूरा सिस्टम हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसकी थ्योरी पर। ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है, समझाया है कैसे क्या है, वो आप एक बार थम्स अप कर दे अगर आपको 60% तक भी अगर समझ में आया है। ठीक है, ज्यादा की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि अगर फेस टू फेस होते तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाता आपको। ठीक है, चलो, फिर भी अगर आप ध्यान से सुने होंगे, जो जरूर 60% तक समझ गए होंगे आप लोग। थम्स अप कर दो, जेन्युइन करना। ठीक है, अगर सच में आपको समझ में आया हो 60% तक, तो भी करना थम्स अप। चलो, ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया इसके बारे में कि कैसे क्या होता है। तो भैया मैथुनी उड़ान देखो, यहाँ पर क्या बोला है? जब गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है तो किसी दिन सवेरे के समय कुंवारी रानी छत्ते से बाहर निकलकर मंडराने लगती है, यानी कि बाहर निकलती है और घूमने लगती है, कहने का मतलब है। ठीक है, मंडराने लगती है। चलो, नेक्स्ट क्या है? अनेक नर, बहुत सारे जो नर होते हैं उसका पीछा करते हैं। मादा बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, यानी बहुत ऊंचाई तक उड़ती हुई चली जाती है, ऊपर तक। ठीक है, जो नर उसके साथ अंत तक रहता है, यानी कि जो अंत समय तक टिका रहेगा, तो वही जो है मैथुन क्रिया करने को पाएगा। ठीक है, वही जो है नर जो है मैथुन क्रिया करने को पाता है, जो अंत तक टिका रहता है। ठीक है, मादा के साथ ऊपर तक। वह राजकुमार बनकर, भाई रानी है तो वो क्या बन जाएगा? राजकुमार बन जाएगा। राजकुमार बनकर, राजकुमार क्यों? क्योंकि भैया रानी भी कुमारी है, ये राजकुमार भी कुमारा है। ठीक है, तो राजकुमार बनकर मैथुन क्रिया हवा में ही करते हैं। कब? हवा में ही ये मैथुन क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? बताओ जल्दी से, थम्स अप करो। ये चीज क्लियर हुई? मैथुनी उड़ान क्या है? अब बताओ जल्दी से, मैथुनी जो उड़ान है वो क्लियर हुई थोड़ी सी आपको? जल्दी से थम्स अप करो अगर आपको मैथुनी उड़ान यहाँ पर क्लियर हुआ है, क्या क्या इसमें लिखा है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, जल्दी से करो, टॉपिक बहुत लंबा है, ये कवर नहीं होगा 1 घंटे में। चलो, चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या होगा? अब आपने इतना तो देख लिया भैया कि ऊपर तक जो उड़ान हुई थी वो राजकुमार बन के उसमें निषेचन हो गया था। अब क्या होगा? मैथुन के पश्चात, मैथुन के पश्चात क्या होगा? मैथुन के पश्चात जो अंड, जो इसके वो होते हैं, शुक्राणु होते हैं, यहाँ पर देखो। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो मैथुन के प्राय, यानी कि उसके पश्चात नर स्वयं ही मर जाता है। यदि नहीं मरता है तो मार डाला जाता है। ठीक है, मार डाला जाता है अगर वो नहीं मरता है। ठीक है, ये देखो पहले,
महिला एक तो वो कंपटीशन करके बीट करके सबसे ऊपर गया, राजकुमार बन के मैथुन क्रिया किया, उसके बाद जो है मैथुन क्रिया करने के बाद उसको फिर जान गंवानी है, जान फिर भी उसको गंवानी ही पड़ती है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मैथुन के पश्चात रानी मधुमक्खी अपने आप को अलग करके एक और उड़ती है। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अलग करके एक और उड़ती है और छत्ते में जाकर फिर नहीं निकलती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैथुन क्रिया पश्चात होती है, नर मर जाता है, उसको छुड़ाकर उससे अलग होकर वो जो है जो रानी मक्खी है वो सीधा एक और उड़ती है, मतलब कि और कहीं जाती नहीं, सीधा छत्ते की तरफ जाती है। ठीक है, यानी कि मैथुन क्रिया करने के बाद नर मर जाने के पश्चात वो सीधा अपने जो है छत्ते की तरफ मूवमेंट करती है, सीधा। ठीक है, छत्ते की तरफ निकल जाती है। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, मैथुनी उड़ान के समय नर के शुक्राणु द्वारा अंडों का निषेचन हो जाता है। जब भाई वो तो पता ही है आपको, जब निषेचन होगा, जब मैथुनी क्रिया होगी तो उसके जो स्पर्म होंगे, शुक्राणु होंगे, वो उसके अंडों को निषेचित कर देंगे। ठीक है, परंतु कुछ अनिषेचित भी रह जाते हैं, कुछ, लेकिन जो कुछ अंडे होते हैं वो अनिषेचित रह जाते हैं। अब जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनमें क्या होता है समझो। ठीक है, जो अनिषेक जनन, जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनमें क्या होगा, अनिषेक जनन द्वारा नर मच्छिकाओं में विकसित हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अंडे विकसित नहीं हुए थे, ठीक है, वो क्या होंगे, उनमें अनिषेक जनन होगा, बिना शुक्राणुओं के पहुंचे ही उनमें जनन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अनिषेक जनन। जिसे क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। उनके द्वारा नर मच्छिका बनते हैं, उनके द्वारा नर मच्छिका बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राय रानी जीवन में एक ही बार मैथुन क्रिया करती है। देखो ऐसा देखा गया है कि अभी तक कि भैया जो रानी मक्खी होती है या रानी होती है वो हमेशा जीवन में एक बार, ठीक है, यानी कि अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही सेक्स करती है, मैथुन क्रिया करती है कपलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है अंडरोपण। अंडरोपण का मतलब है एग लेइंग। भैया जब उसके अंदर क्या है, एग हो गए, निषेचित हो गए, अब अंडे देने की बारी आएगी। क्या, अंडे देने की बारी आएगी। अब इसमें क्या होगा, मैथुन क्रिया के 3 से 4 दिन के बाद अंडे देने लगती है। ठीक है, मैथुन क्रिया हो गई, उसके 3 से 4 दिन बाद क्या होगा, अंडे देना स्टार्ट करेगी। कौन, रानी मक्खी। वह छत्ते के प्रत्येक श्रमिक कोष्ठ तथा शाही कोष्ठ, शाही कोष्ठ का मतलब है रनिवास, जहां पर रानी रहती है। ठीक है, शाही मतलब है रनिवास, यानी जहां पर रानी रहती है। रानी कोष्ठक यानी शाही कोष्ठ में एक एक निषेचित अंडा, कौन सा अंडा, ध्यान से देखना, एक एक निषेचित अंडा, और नर कोष्ठक में एक अनिषेचित अंडा। ध्यान से यहाँ पर समझने वाली बात है, वह छत्ते के प्रत्येक श्रमिक, जहां जहां श्रमिक रह रहे हैं, जहां जहां श्रमिक के कोष्ठ हैं वहां पर जो है, और जहां शाही कोष्ठ है वहां पर एक एक निषेचित अंडा रखता है। कौन सा, एक एक निषेचित अंडा को रखा जाता है मधुमक्खी के द्वारा, रानी मक्खी के द्वारा। नर कोष्ठक कोष्ठ में एक अनिषेचित अंडा रख छोड़ती है, अनिषेचित अंडा छोड़ती है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या बनेंगे, नर बनेंगे। क्या, नर बनेंगे, इसीलिए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भैया डिम्बक। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, डिम्बक की स्टेज आती है, जिसे लार्वा कहते हैं। अंग्रेजी में लार्वा कहते हैं, हिंदी में डिम्बक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब देखो अंडारोपण यानी कि एग लेइंग के 3 से 4 दिनों बाद इन अंडों से सूक्ष्म, जैसे कि अंडारोपण जब हो गया उसके फिर 3 से 4 दिन बाद उसके फिर, भैया यह लोग कैसे जानेंगे कि यह नर है या मादा, कौन लोग, कौन लोग जानेंगे नर है या मादा, बताओ। ठीक है, अच्छा वो घर भी पूछ रहे हो। अगर देखो ये छत्ता है, मान लो ये छत्ते हैं, जहां पर उनका छत्ता होता है, ये छत्ता है मान लो। अब इसमें कोई ऐसा पार्ट होता है कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, साइड में ज्यादा सैनिक होते हैं, जो नीचे साइड में होते हैं, साइड वाले जो होते हैं ना, ये सैनिक के होते हैं। यहाँ पर श्रमिक होते हैं, कौन, श्रमिक के घर होते हैं, छोटे छोटे हई घुस होते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे छत्ता देखोगे उसमें गड्ढे होते हैं छत्ते में, तो उसमें क्या है, श्रमिक रहते हैं। रानी बीचों बीच में रहती है, रानी बीच साइड में रहती है। ठीक है, इसका घर यहाँ है, नर के यहाँ पर भी है। ठीक, इस प्रकार से।
ठीक है। तो उनको जान जाते हैं कि भैया ये श्रमिक का हाउस है, ये जो है रानीवास है, ये जो है नर कोष्टक है। वो सब जानते हैं क्योंकि सामाजिक कीट है ना, वो सामाजिक कीट है, उनको सब कुछ आइडिया रह जाता हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, मधुमक्खियां जब वहां पर रस चूसने जाती है ना, जो मकरंद होता है वो निकालने फूलों का, तो वो आपस में जानते हो एक डांस करती हैं, और डांस करने के माध्यम से वो बताती हैं अपनी साथी मक्खियों को कि आप इसी दिशा में जाइए, आपको वहां पर पुष्प या कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये उनकी खासियत है, वो भी एक दूसरे को बताती हैं। ठीक है, कि आप इसी दिशा में जाइए, आगे रस मिलेगा, वो एक प्रकार की डांस करती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर उनको ईश्वर ने दिया है। ठीक है, वो सब जान जाती हैं। अब देखो, तो अंड रोपण के 3 से 4 दिनों बाद इन अंडों से सूक्ष्म डिंबक निकलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म डिंबक यानी छोटे-छोटे जो है डिंबक निकलते हैं। निषेचित अंडों से श्रमिक एवं रानी, जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे श्रमिक बनते हैं और रानी बनती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि निषेचित अंडों द्वारा विकसित होते हैं श्रमिक, रानी, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे नर बनते हैं। जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे नर का निर्माण होता है। नर को हम ड्रोन कहते हैं, यहाँ पर ड्रोन लिख लेना अगर आपको दिक्कत हो, ड्रोन, इनको ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है, ड्रोन। अब देखो, जो डिंबकों का लालन पालन कौन करता है? श्रमिक करते हैं। जो डिंबक होते हैं, जो लार्वा बन जाते हैं, देखो अगर तुम कभी छत्ता देखे हो, ठीक है, उनमें जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे कीट रखे होते हैं। ठीक है, वही क्या है? डिंबक होते हैं। क्या? डिंबक होते हैं, जो इसका लालन पालन का कार्य करते हैं, संभालते हैं। ठीक है, चलो अब आती है हमारी अगली स्टेज क्या होगी, देखो समझो। अब अगर बात करें इसी में, अगला पॉइंट क्या है, जो शाही कोष्ठक में, भैया जो शाही कोष्ठ होता है, शाही कोष्ठों में यानी जहां पर रानी रहती है, रनिवास जिसे कहेंगे। ठीक है, विकसित होने वाले डिंबकों, देखो जो शाही कोष्ठ में है सिर्फ उन्हीं को एक विशेष प्रकार की क्या दी जाती है? विशेष प्रकार की शाही मधु दी जाती है। कौन सी मधु? शाही मधु यानी रॉयल जेली दी जाती है या खिलाई जाती है, जिसके कारण सुंदर रानियां बन जाती हैं। जो रॉयल जेली है वो शाही कोष्ठ में उपस्थित लार्वों को ही खिलाई जाती है। इस कारण वो क्या बनती हैं? इस कारण वो सुंदर सुंदर रानियां बनती हैं। क्या? रानियां बन जाती हैं। आई बात समझ में? तो वो क्या बनेंगी? रानियां बनेंगी। ये चीज आपको समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसका पूरा जीवन चक्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैं इसको लास्ट में आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये क्या है? ये कोष्ठ है। ये क्या है? ये कोष्ठ है। ये कोष्ठ है। ठीक है, अब इसमें क्या, जो इस साइड में है ना, ये साइड, ये वाला साइड, इसमें क्या, ये शाही कोष्ठ है। ये शाही कोष्ठ है। अब क्या होगा? रानी मक्खी क्या करेगी? अंडे देगी। रानी मक्खी क्या करेगी? अंडे देगी भैया। तो अंडे ये रहे, अंडे से क्या निकलेगा? डिंबक निकलेगा। अंडों से क्या निकलता है? डिंबक निकलेगा। यही तो निकलेगा। ठीक है, अब डिंबक आगे चल के क्या बनेगा? ये पीपू में चेंज हो जाएगा। ये पीपू आगे चल के राजा या रानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा और रानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एडल्ट में आ जाएगा। तो यही इसके स्टेप होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। आगे वो स्टेज आती है भैया प्यूपा। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो प्यूपा की आती है। तो लगभग 9 दिनों बाद कोष्ठों के मुख मोम से ढके जाते हैं, जिनके भीतर प्यूपी बनकर उनका कायांतरण होता है। कायांतरण का मतलब क्या है? जो डिंबक था, जो ये डिंबक था, छोटा सा डिंबक था, ठीक है, इसको ये क्या होगा? ये बाद में क्या होगा? लगभग 9 दिन बाद क्या होगा? एक कोष्ठ में बंद किया दिया जाएगा उसको। लगभग उसके बाद जब वो निकलेगा तो उसकी जो काया है, यानी जो इसकी जो ऊपर का लेयर है, ठीक है, वो सभी हटके क्या हो जाएगा? वो हटके ये क्या है? अडल्ट का निर्माण करेगा। किसका? एडल्ट का, यानी राजा या रानी का निर्माण करेगा, एडल्ट का। ठीक है, यानी कि एक बड़े कीट के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये किस में चेंज हुआ? पहले प्यूपा में, उसके बाद ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो दूसरी चीज, प्यूपी के अंदर महीन रेशमी कोए, जिसे कोकून कहते हैं। क्या? कोकून कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर ये रहता है कुछ समय के लिए, उसके बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर और भी तुमको ध्यान रखनी चीजें हैं सभी ये। अब देखो, अंडों के परिवर्धन के बाद जो अंडे थे
उनका जो क्या हुआ, उनका क्या हुआ, परिवर्तन हो रहा है। ठीक, डिम्बक बने, डिम्बक के बनने के बाद वो कोया बने या कुकून बन गए। ठीक है, अब कुकून के बाद की स्टेज आएगी। ठीक है, तो अंडों के परिवर्धन के बाद लगभग 18 दिनों पश्चात श्रमिक बन जाते हैं। सबसे पहले कौन बना, श्रमिक बन जाएंगे। क्या, श्रमिक बन जाएंगे 18 दिन पश्चात। और 21 दिन पश्चात, 21 दिन पश्चात कौन बनेगा, नर बनते हैं, नहीं ड्रोन बनते हैं 21 दिन पश्चात। 13 दिनों बाद रानिया मक्खी बनती है। रानिया मक्खी 13 दिन बाद बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, अंडों में से जो रानी पहले विकसित या बन जाती है, वह अन्य रानियां, वो अन्य साथी रानियों को डंक से मार डालती है। तो ये मैंने आपको समझाया था, जो रानी पहले विकसित हो जाएगी, बाकी रानियों को खल्लास कर देगी और फिर अकेले वो राज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फलतः एक छत्ते में एक ही रानी रहती है। कहने का मतलब इसका है कि भैया एक छत्ते में एक ही रानी रहेगी। ठीक है भाई, तो उसकी सौतन क्यों चाहिए कोई, आई बात समझ में। तो वो अकेले रहती है, इसलिए तो उसको एक छत्ते में केवल और केवल एक ही रानी सफिशिएंट होती है। ठीक है, लगभग 200 नर होते हैं। कितने, लगभग 200 नर होते हैं, और हजारों की संख्या में कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग मधुमक्खी देखते हो, जो आपको मधुमक्खी काटती है, आपको जो डंक मारती है, वो कौन मारती है, वो कौन मारती है, बताओ जल्दी से। वो कौन सी मक्खी होगी जो आपको डंक मारेगी, तो वो आपकी कौन होगी, वो आपकी भैया यही श्रमिक होते हैं। श्रमिक ही होते हैं जो आपको डंक मारेंगे। ठीक है, क्योंकि यही काम करते हैं अपना जो है रस रस वगैरह निकालने का। बाकी ये जो नर है और जो रानी है, उनका सिर्फ काम क्या है, वो आराम फरमाते हैं। क्या, आराम फरमाते हैं और मैथुन क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बस यही काम उनका है। ठीक है, बाकी के जितना भी काम है वो सब श्रमिक देखते हैं सारा। मकरंद लाना है, शहद बनाना है, ठीक है, छत्ते की रक्षा करनी है, बचाना है, छत्ता लगाना है, इन सब में मदद कौन करेगा, श्रमिक सब में करते हैं। ठीक है, राजा रानी बस अपना जो है रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, चलो आई बात समझ में। तो ये हजारों की संख्या में होते हैं श्रमिक, एक दो नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, नाई रानी जो है वो पुराने छत्ते की मालिक हो जाएगी। जब नई रानी आ जाएगी तो पुराने छत्ते की वो मालिक हो जाएगी। और पुरानी रानी क्या होगी, कुछ नर और श्रमिक के साथ छत्ता छोड़कर नया छत्ता बना लेती है। भैया जैसे ही नई रानी आ जाएगी तो पुरानी रानी क्या होगी, उसका उसका औधा कौन ले लेगा, नई रानी ले लेगी। और पुरानी रानी क्या करेगी, कुछ श्रमिक ले लेगी अपने यहाँ से और कुछ नर को ले लेगी, और कहाँ चली जाएगी, एक नया छत्ता बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह पर जो है चली जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या है भैया, जो पुराना छत्ता था उसकी मालिक कौन है, नाई रानी। अब भैया जो नाई रानी बनेगी, नाई रानी मैथुनी उड़ान पुनः गर्मियों के आते ही प्रारंभ करती है। इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। मतलब क्या है, जो हमारी नई रानी बनी है, जो नई छत्ता में आई है ना नई रानी, अब जो नई रानी है वो कुंवारी है। अब वो क्या करेगी, आने वाला जो मौसम आएगा वो आएगा गर्मियों का, उस समय वो फिर से क्या करेगी, वो फिर जो है मैथुनी उड़ान के लिए तैयार होगी और मैथुनी उड़ान भरना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इस कारण फिर से यही पूरा चक्र चलता रहेगा और इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, कम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही पूरा जो है इनका जीवन चक्र है मधुमक्खी का। इतने स्टेप में इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आर्थिक महत्व इनका क्या है। आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में समझते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मधुमक्खी का आर्थिक महत्व समझाइए। तो भैया एक तो है कीट परागण। कीट परागण कैसे, जब जो हमारे श्रमिक भाई हैं, श्रमिक मच्छिकाएं हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो मकरंद लेने जाती हैं। मकरंद यानी कि फूलों का रस चूसने जाती हैं। जब फूलों को रस चूसने जाती हैं तो वहां पर वो चाह कर नहीं, अनजाने में क्या कर देती हैं, वो परागण का और उसके उत्क्रांत तक फूल के पहुंचा देती हैं, यानी कि परागण का काम करती हैं। क्या, परागण का भी काम कर देती हैं। और ये कौन करता है, श्रमिक मच्छिकाएं करती हैं। क्योंकि यही जो है हमारी कहाँ जाती हैं, यही हमारी जाती हैं शहद को लेने। ठीक है, फूलों के पास। दूसरी चीज क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हमारे कीट हैं, ठीक है, जो हमारे ये कीट हैं, मधुमक्खी श्रमिक हैं, इनके जो पैर होते हैं, इनके पैर जो होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, उनमें कुछ पॉलन बास्केट पाई जाती है। यानी उनमें कुछ पॉलन जो है ना, परागकण को कलेक्ट करने के लिए, उनका स्टोरेज करने के लिए ईश्वर ने ऐसा फीचर दिया है कि उसके अंदर वो रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रखने का काम कौन है, वो श्रमिक के पास है। उसकी टांगे जो है उसी हिसाब से होती हैं,
ताकि उसमें वो कुछ रख सके, ठीक है। तो उसमें वो रखकर आराम से क्या होगा, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, इस प्रकार से पूरी प्रोसेस चलती रहेगी और परागण होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मोम उद्योग। मोम उद्योग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी मोम का उत्पादन के लिए। मधु उपभोग यानी शहद का उत्पादन करने के लिए भैया इसका महत्व है। औषधि पदार्थ के रूप में है, ठीक है, शहद का भाई औषधि बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सभी कार्य किसके हैं, ये सभी मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आर्थिक महत्व में आएगा हमारा। ये हमारा कीट परागण है, मधु उद्योग है, मोम उद्योग है, औषधि उद्योग है। ये सभी किसके उद्योग है, ये सभी हमारे मधुमक्खी के जो है ऊपर आधारित उद्योग होने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब एक बार आप लोग थम्स अप कर दें प्लीज, थोड़ा सा मुझे भी समझ में आ जाए। अगर कोई दिक्कत डाउट हो तो एक बार पूछ ले आप लोग, वरना फिर क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो, ओके है सब कुछ, चलो ठीक है।